So, Jai Hind everyone, welcome back to the Patriotic IS, and now we will start with our current affairs classes. We have near about 13 topic. First topic we are going to discuss is the baseless cases, says India after the US court issue, the summon over the Pannu केस। यहाँ पे यूएस में इंडिया सिख मूवमेंट इंडिया में चल रहा है। किस रीजन में चल रहा है? दैट इज इन द खालिस्तान एरिया। पंजाब का जो एरिया है तो खालिस्तान सेपरेट कंट्री का डिमांड करते हैं, खालिस्तान मूवमेंट। ठीक है, तो इंडिया में तो अभी सबड्यूड है। 1980 में ये काफ़ी पीक पे था, तो उसको लेके है कि जो कनाडा है, यूएस है, ब्रिटेन है, वहाँ पे अभी भी जो सिख्स हैं बसे हुए वो अभी भी डिमांड करते हैं। तो इंडिया उनके लीडर को कोशिश करता है कि एलिमिनेट करते रहें बाय द डिफरेंट आर्मी ऑपरेशंस एंड अदर थिंग। ओके, तो वही पन्नू केस उसी से रिलेटेड है। पन्नू एक सिख्स फॉर खालिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लीडर है। उन्हीं को मारने की कोशिश की गई थी। तो यूएस पे कह रहा है कि आप हमारे सिटीजन को ऐसे नहीं मार सकते, प्रॉपर लीगल आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ओके, देन वी विल डिस्कस दैट ऑफ नॉट ऑन द मोदी यूएस ट्रेवल प्लान। मोदी जी यूएस के ट्रेवल विजिट पे है, तो वहाँ पे लग रहा था कि वो ट्रम्प से मिलेंगे। मोस्ट पॉसिबली ट्रम्प का हो सकता है कि प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प कुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो पहले से होता है ना कि पहले से आप पूरा सब कुछ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हैं। मोदी जी से वैसे भी बहुत खास घनिष्ठता थी डोनाल्ड ट्रम्प से। ठीक है, तो उसको लेके ट्रम्प ने मना कर दिया है कि अभी तो मेरे पास बिजी शेड्यूल है। तो बस इतना ही है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द फेक एनसीसी कैंप टीएन टोल्ड 5 लाख टू द ईच ऑफ 2 स्कूल गर्ल्स। तमिलनाडु में एनसीसी का फेक प्राइवेट स्कूल में कैंप चला रहे थे, वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस आया है। तो वहाँ के कोर्ट ने कहा है कि जिनके साथ हुआ है उनको आप 5 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज आप पे करेंगे एज ए कंपनसेशन। आफ्टर दैट वी विल सी दैट अगेन सेम ट्रम्प वाला जो अभी प्लान चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि अभी मीटिंग नहीं होगी ट्रम्प के बीच में। अभी सिर्फ यूएस के जो अभी के प्रेसिडेंट हैं उनके और मोदी जी के बीच में जो मीटिंग है वो होने वाली है। कौन अभी प्रेसिडेंट है यूएस का? यूएस का अभी करंट में प्रेसिडेंट हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस? इतना नहीं पता है? इतना दिन से हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। जो बिडेन बूढ़े से अभी हट गए, वो उनको कंटेस्टेशन से भी हट गए। उसी के बाद तो कमला हैरिस आई है ना कॉन्टेक्स्ट में। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द इंडिया abstained फ्रॉम द वोटिंग इन यूएनजीए रिजोल्यूशन अगेंस्ट द इजराइल ऑक्यूपेशन। यूनाइटेड नेशन जो वहाँ की जनरल असेंबली है, वहाँ पे हमेशा रिजोल्यूशन नया नया प्रपोज होता है, पास होता है। तो इंडिया इसके पहले जितने भी रिजोल्यूशन थे कि इजराइल को गाजा पे जो अटैक हो रहा है वहाँ से हटना चाहिए, वहाँ पे सपोर्ट करता था। लेकिन ये वाले रिजोल्यूशन में इंडिया ने एब्सटेन किया है। व्हाट इज मीन बाय द एब्सटेन? नहीं पता है? एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है कि वोटिंग जब होता है तो 3 चीजें हो सकती हैं। अगर आप लोग से मैं वोटिंग कराऊं यहाँ पे, तो एक होता है कि आप सपोर्ट में वोट देंगे, दूसरा होगा कि अगेंस्ट में देंगे, और तीसरा होगा कि वोट देंगे ही नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। मैक्सिमम कैसे ही होता है ना जब मैं कभी कुछ पूछता हूँ तो एब्सटेन का मतलब होता है कि आप नहीं सपोर्ट में बोले नहीं अगेंस्ट में बोले, चुपचाप बैठे रहे। दैट इज एब्सटेन। न आप सपोर्ट में है नहीं आप अगेंस्ट में। एब्सटेन का मतलब यही हुआ यहाँ है ना। कहाँ है एब्सटेन? एब्सटेन मतलब नो डिसीजन, आपको चुपचाप बैठे रहना है। कनेक्शन ओके, देन वी विल सी इंडिया शुड इंक्रीज द कोर्ट सिस्टम कैपेसिटी एज द FATF। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये एक गवर्निंग बॉडी है अक्रॉस द वर्ल्ड। जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे जो रूल रेगुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग या कोई अगर फिनेंस है, टेररिज्म एक्टिविटीज को फिनेंस कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करना चाहिए, उसको ये रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है और रिकमेंड करता है कि आप ये कर सकते हैं। और उसी के अनुसार वो डिफरेंट लिस्टिंग सिस्टम होता है, उनके परफॉर्मेंस को जांच करता है और उनको पॉइंट एंड उनको रैंकिंग देता है। तो उसमें देखेंगे कि इंडिया के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कही गई हैं। कुछ चीज़ों में अभी इंडिया की कैपेसिटी कम है। जैसे जो जुडिशियल सिस्टम है, जिस तरीके से हम केस चलाते हैं काफ़ी लंबा चलता है, जिस तरीके से हम केस को ट्रीट करते हैं वो ज़्यादा और सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, ज़्यादा और चीज़ों को फास्ट ट्रैकिंग किया जा सकता है। दैट इज़ द मेन थिंग। ओके,
आफ्टर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये है कि हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें कंफ्यूज की स्थिति में होती हैं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन एक तरीके से बहुत ही एक लार्ज स्केल पे डिस्कवरी है फॉर द इंडियन हिस्ट्री। पहले लगता था कि हमारा हिस्ट्री जो स्टार्ट हुआ है वैदिक सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ है, और मेन हमारा सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ वो हमें लगता था बुद्धिस्ट जब आए 500-600 बीसी तब से हुआ। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद लगा रहे नहीं नहीं, हम तो काफ़ी पहले से हैं। जो इजिप्ट है, जो यूनान है, जो चाइनीज है, उनसे भी पहले से हमारा है, और हमारा उनसे बहुत बेटर है। जिस तरीके से हमने वहाँ के सिटीज़ देखे हैं, वहाँ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ देखा है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, तो उसका हम लोग डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द पसमंदा मुस्लिम ग्रुप बैक्स द वक्फ बिल। तो पसमंदा मुस्लिम, मुस्लिम कैटेगरी में ही एक कैटेगरी आती है पसमंदा मुस्लिम। कुछ कभी नाम सुना है पसमंदा मुस्लिम्स का? पसमंदा मुस्लिम वो है जो अपने हिंदुइज्म में है, डिफरेंट कास्ट ग्रुप है ना। तो अब इस्लाम में तो और जगहों पे नहीं आता है, लेकिन इस्लाम इंडिया में आया तो उसने हमको सिखाना चाहा कि इक्वालिटी की बात करनी चाहिए, लेकिन हमने उसको सिखा दिया नहीं, इक्वालिटीज नहीं होता है, कास्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो जो उनमें कास्ट सिस्टम लोअर कास्ट होते हैं वो पसमंदा मुस्लिम होते हैं। उनको खासकर जो कन्वर्ट हैं, बाद में आके यहाँ से कन्वर्ट हुए, वो पसमंदा मुस्लिम में आते हैं। दे आर वेरी बैकवर्ड, दे आर ट्रीटेड एज द अनटचेबल इनटू द मुस्लिम कम्युनिटी। बीजेपी का हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है, मैनिफेस्टो आया। पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लाया, कांग्रेस के बाद बीजेपी ने लाया। कांग्रेस ने 2000 का कि हम अशरफ उनकी एक कैटेगरी में आती है, लेकिन ओवरऑल पूरे कम्युनिटी को पसमंदा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे है कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है, कांग्रेस ने कहा हम 2000 देंगे जो वुमेन्स है पर मंथ, बीजेपी ने कहा हम 2100 देंगे, 100 रुपए बढ़ा के देंगे, हमको वोट लाओ। तो ये चल रहा है मैनिफेस्टो का, कुछ खास नहीं है। वुमेन्स रिकाउंट एब्यूज एट द ओडिशा पुलिस स्टेशन। तो ये एक जस्ट एक केस स्टडी है कि एक वुमेन्स आ रही थी रात में, तो उनके साथ कुछ छेड़खानी हुआ, फिर पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उल्टा उनके खिलाफ और ज़्यादा ज़बरदस्ती उनके खिलाफ मार पिटाई कर दी, जेल में अंदर बंद कर दिया था रात में, उनके साथ हुआ। और उनके साथ खुद मिसबिहेव हुआ और उन्हीं के साथ पुलिस भी मिसबिहेव की। तो ये कंडीशन है, जस्ट एक स्टोरी टाइप की है। देन दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 empower द वुमेन्स फाइट मैल न्यूट्रिशन। तो हम मेन देखेंगे कि जो व्हाइट रिवोल्यूशन है किससे रिलेटेड है। व्हाइट रिवोल्यूशन कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन किससे था? हाँ, व्हाइट रिवोल्यूशन दूध, वो फ्लड, ये उसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। कौन इसके लीडर थे? ग्रीन रिवोल्यूशन के कौन लीडर थे? अभी उनका हाल ही में डेथ हुआ है, MS स्वामीनाथन। और व्हाइट रिवोल्यूशन के वर्गीज कुरियन, उनका भी अभी 2-3 साल पहले हुआ है डेथ। ओके, लास्ट में हम देखेंगे हाउ केरला रिड्यूस द मोर्टेलिटी फ्रॉम द एमेबिक मिनिंगो इंसेफेलिटिस। क्या था ये? हम लोग कई बार पढ़े हैं। गुड, वेरी गुड। तो क्या था ये? दिमाग में जा रहा था, दिमाग खा जा रहा था, डेथ हो जा रही थी, वही था ना, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। केरला में केसेज है, तो वो उसको फिर से हम रिवाइज कर लेंगे ताकि जो भूले हैं वी विल बी रिपीटिंग द सेम। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे क्या न्यूज हो सकता है? कोलकाता में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो अभी इंड हो गया। उन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा है कि जो गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट ने, उसने कहा कि हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हम डायरेक्ट टू इंक्लूड द सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर एंड पैनिक अलार्म सिस्टम, कि कभी भी हर ऑफिस में आपका अलार्म सिस्टम होगा। कभी भी किसी के साथ अगर कुछ अप्रिय घटना घटेगी तो वो अलार्म दबा देंगे, तो वहाँ की अथॉरिटी है, पुलिस है, वो आ सकती है। तो ये सब चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए मान गए हैं। लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं ऐसा प्रोटेस्ट के बाद लॉ बदल जाती है। अभी लॉ कौन सा आया था? वेस्ट बंगाल ने कौन सा लॉ लेके आया है? नाम भी बहुत सुंदर था, हम लोग पढ़े थे ना, अभी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन दिया था। वेस्ट बंगाल ने एक लॉ लेके आया है ना, अपराजिता,
अभी था ना, टेस्ट पेपर में भी तो दिया था इसका। तो वही लॉ आ जाता है। जैसे इसके पहले जब निर्भया केस हुआ था तो जस्टिस वर्मा कमीशन हमने बैठा दिया था, उसके बाद फिर से लॉ बदल दिया था, फिर से दोबारा केस हुआ तो फिर से लॉ बदल दिया। मेन चीज है कि जब तक आप ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करते और जब तक सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो नहीं बदलते, तब तक चीजें सही नहीं होती। मेन थिंग इज दैट। ओके, तो दैट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। मेन है यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्यूशन का जो बात हो रहा है वो देखते हैं कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जो इंडिया का कंडीशन था व्हाइट रिवॉल्यूशन का, उसके पहले इंडिया में काफ़ी डिफिशियंसी थी मिल्क का। और उसके बाद 1970 के आसपास हमने स्टार्ट किया था व्हाइट रिवॉल्यूशन। और किसके अंडर में किया था? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, ठीक है। इनके ऊपर एक बहुत अच्छा पिक्चर भी बना है, मंथन, 1970-80 के टाइम का है आई थिंक। उसमें ये है सबाना आजमी, सेम वर्गीज कुरियन का ही जो कैसे वो स्टार्ट किए थे उस पे है। ओके, यस, डेथ हो गया है इस समय 2-3 साल पहले ही। तो वर्गीज कुरियन की स्टार्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। क्या मीन इसमें इन लोगों ने किया था कि क्रॉस ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया था, क्रॉस ब्रीडिंग, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ जाएगी। जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल गाय या भैंस का दूध अगर 5-6 लीटर होता है, क्रॉस ब्रीडिंग करके उसको 15 लीटर 20 लीटर तक कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग नहीं सुनते हैं कि जर्सी गाय का नाम सुना होगा, आप सुनते होंगे कि उसका काफी ज्यादा होता है। इसी तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग करा के उन्होंने इंक्रीज कर दिया था। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो जैसे दो तरीके का सीड्स हो। अगर आप ये राइस का एक ब्लैक है और एक आपका ये आप कुछ भी कर लें, जैसे कि काला नमक हुआ या और क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ द राइस होता है ना, ब्रीडिंग आप मिक्स करा के न्यू प्रजाति आप कर दें। तो इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग कराया था। एक तो ये है, दूसरा ये होता है कि मिल्क का प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो जाता है। मिल्क प्रोड्यूस हुआ, एक दिन बाद खराब हो जाएगा गांव में लोग अगर रखेंगे। तो उन्होंने ग्रीड बना दिया कि ग्रीड का मतलब शहरों से जो प्रोड्यूसर है उनका एक कोऑपरेटिव बनाया कि वो एक जगह जाके, क्योंकि अकेला अगर 20 किलोमीटर से किसी को दूध लाना हो 5 लीटर, वो ला के बेचेगा तो उसे लगेगा पूरा दिन खराब होगा। गांव में जो बेचेगा बेचेगा, वरना वो पी लेगा या तो फेंक देगा, खराब होगा। क्योंकि 40 रुपए बेचने के लिए वो पूरा दिन लगा के और अपना इतना मेहनत लगा के और 40 रुपए के लिए 20 रुपए का किराया लगा के थोड़ी आएगा। लेकिन गांव में ही अगर 20 किसानों का एक ग्रुप बना दें और सब मिलके अगर वो अपना 20-20 लीटर करके और वो 1000 लीटर कर दें और उनमें से एक को गाड़ी को भाड़ा दे दे, तो वो लेके आके बेच जाएगा। तो कोऑपरेटिव बनाया, ठीक है। तो उन्होंने 2 सिस्टम बनाया। पहला हुआ कि मिल्क कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का मतलब कई मिल्क मेन जो काऊ ये जितने भी ये होते हैं, क्या बोलते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसर, हाँ, उन लोगों का एक ग्रुप बना दिया और वो मिलके शहरों तक उनका कनेक्टिविटी कर दिया। हो गया ना कि शॉप पे। फिर धीरे धीरे अमूल एक कंपनी का हुआ। अमूल भी एक कोऑपरेटिव ही है, क्योंकि सारे जो उतने भी मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनका एक ग्रुप है जो मिलके वो देते हैं। फिर उसके बाद जो बेचने के बाद बेनिफिट होता है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज द थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट द क्रॉस ब्रीडिंग उन्होंने करा। ये कई फेज में करा। पहला फेज स्टार्ट किया 1970 से 80, फिर 81 से 85, फिर 85 से 96। उसमें कंटिन्यूसली उन्होंने अपना एरिया बढ़ाया है, टेक्नोलॉजी का यूज है वो सब कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया है। ओके, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया कि बाहर से, जैसे कि यूरोपियन जितनी भी कैटेगरी है अगर उनका ज़्यादा है, जैसे होल्स्टीन, फ्रेशियन, जर्सी, ये सब डिफरेंट टाइप के अच्छी प्रजातियां हैं जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन इनका काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। फिर अब इंडिया इस समय मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। 1980 में ही नंबर 1 पे हम आ गए थे। जितना भी वर्ल्ड में मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 23% केवल इंडिया से होता है। यू कैन इमेजिन, 100 लीटर अगर पूरे दुनिया से हो रहा है तो 100 में से 23 जो लीटर है वो इंडिया से जा रहा है। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। यस, ऑपरेशन फ्लड, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ओके, नोट डाउन कर लिया, आगे चलें। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन फ्रॉम द यूएस एंड यहाँ पे ये है कि गुरवंत सिंह पन्नू,
दिस इज द लीडर एंड किसके लीडर है? सिख फॉर जस्टिस। सिक्स फॉर जस्टिस क्या कर रहे हैं ये लोग? व्हाट आर द डिमांड? व्हाट दे आर डिमांडिंग? सिक्स फॉर जस्टिस एक सेपरेट लैंड की बात कर रहे हैं कि रिलीजन के आधार पे हमें एक नया देश बना दीजिए। किस रिलीजन के आधार पे? सिख कम्युनिटी है ना, एक धर्म है, एक जाति तो नहीं, वो धर्म है। सिख तो एक सेपरेट, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक जिसके पहले गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे, ठीक है। तो इनका है कि जो पंजाब का एरिया है जहाँ पे भी सिक्स कम्युनिटी ज़्यादा है, उसको आप अलग करके एक नया देश बना दीजिए। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया क्या चाहेगा? कहीं पे भी है एलिमिनेट किया जाए। लेकिन जिस कंट्री में है, अगर आप उनमें जाके बिना लीगल प्रोसीजर के द्वारा किसी को, आप कहीं पे भी आप लॉ को अपने हाथ में लेके किसी का वो किलिंग नहीं हो सकती है, आप किसी को जान से नहीं मार सकते। तो यूएस का ये कहना है कि आपने जो भी करा है वो एक लीगल प्रोसीजर से होना चाहिए। किसी को भी बोलने का अधिकार है, कोई भी बोले कि मुझे नया ये चाहिए, नया वो चाहिए, लेकिन वो जब तक एक्टिविटीज, वायलेंस एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो, तब तक आप उसके खिलाफ नहीं कर सकते हैं केस। अपना अपना जब सबको राय देना है, राय दे रहे हैं, हमें एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करें, नहीं एक्सेप्ट करना है नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया को लगता है कि अगर इनको छूट दिया जाए तो धीरे धीरे ये माइंड वॉश करेंगे, सोशल मीडिया पे चीज़ों को प्रमोट करेंगे, इससे इंटरनल सिक्योरिटी का केस बढ़ेगा। सिख की नियर अबाउट 1.3% है, काफ़ी कम है। आई थिंक सेकंड पे ही सिख हैं, थर्ड पे क्रिश्चियन, फोर्थ पे जैन और ये बुद्धिस्ट एंड आफ्टर दैट जैन, सबसे लास्ट में 5 सीट है। ओके, एक बार वेरीफाई कीजिएगा, थोड़ा मैं नियर अबाउट बोल रहा हूँ, ये आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत। ओके, 2.3 या 1.3 समथिंग इज लाइक दैट। ओके, चीजें क्लियर हो रही हैं। व्हाट इज द मेन जो है पंजाब का जो एरिया है ना, वहीं पे डिमांड चल रहा है कि वहीं पे उनको सेपरेट नेशन का ये है। या गुरवंत सिंह पन्नू मारने की कोशिश हुई है, बच गए। उसमें जो मेन थे कि एक बिजनेसमैन थे निखिल गुप्ता, उन्होंने हायर किया था शूटर को, शूटर तो निखिल गुप्ता को अभी अरेस्ट किया गया है। और वहाँ से ये आया है कि इसमें रॉ का हाथ था। इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवल। हाँ, ये सब कंटिन्यूसली हम लोग पढ़ रहे हैं तो चीज़ें याद होते जानी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, हम्म। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कि इंडिया और यूएस के बीच में जो निगेटिव एक तरीके से रिलेशनशिप का है कि होता है ना खटास का एक कारण ये भी है। नेक्स्ट न्यूज जो है कि ट्रम्प नॉट ऑन द मोदीज यूएस ट्रेवल प्लान, क्लैरिफाई MEA। व्हाट इज मीन बाय MEA? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नीचे लिखा होगा कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, अब मुझे हर चीज पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। ओके, तो यही है कि अभी जो मोदी जी का है वो विजिट, दैट विल बी ओनली टू मीट विद द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। कौन? 21 सितंबर से 23 सितंबर के बीच का ये विजिट होगा, कल से उसके 2 दिन बाद तक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ई से एक्सटर्नल, बाहर के देशों से रिलेशनशिप के लिए मिनिस्ट्री है तो एक्सटर्नल ही होगा, ए से अफेयर्स, ठीक है। डेट लिख दिया ना पीसीएस के लिए, 21 सितंबर से 23 सितंबर के बीच का है। यहाँ पे एक केस है कि फेक एनसीसी का कैंप था प्राइवेट स्कूल में, उसमें जो विमेन्स गर्ल्स थी उनके साथ सेक्सुअल, हाँ 23 सितंबर। यहाँ पे बस ये जानिए कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, अगर मानिए चीफ जस्टिस को बीमारी हो गई या कुछ उनकी पोस्ट वैकेंट है तो उसके जगह पे प्रेसिडेंट किसी भी जज को चीफ एक्टिंग चीफ जस्टिस वो बना देते हैं। आर्टिकल अगर हाई कोर्ट का है तो आर्टिकल 223 है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो दैट इज आर्टिकल आई थिंक 126। सुप्रीम कोर्ट का है 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए, और हाई कोर्ट का है 223
आर्टिकल 223। एक्टिंग चीफ जस्टिस कब बनता है, क्या बताया मैंने? अगर कुछ बीमारी हो गया, वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो चीफ जस्टिस चाहिए होगा ना, तो उसी में से जज को एक को प्रमोट करके वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देते हैं। कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। यू शुड बी क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यही है मोदी जी वाला। मोदी जी का जो विजिट है उसमें एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है हमारा जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और ये स्टार्ट हुआ 2022 से, यूएस ने स्टार्ट किया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। एग्रीमेंट टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? 15। चार 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 14 है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 14 है। इसमें चाइना इज नॉट पार्ट। ओके, ये है टोटल कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है। यूएस ने स्टार्ट किया था 2022 में। क्या मेन है कि जो हमारा सी में है, इंडो पैसिफिक एरिया जो ओशियन है, वहाँ पे हम ट्रेड को फ्री रखें किसी भी डिस्टर्बेंस से। एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि जितनी भी जो हमारे वहाँ पेट्रोल आती है या जितने भी गैस आते हैं, वो कहीं ना कहीं सी के थ्रू पाइप बिछा हुआ होता है, जो आपको दिखता है ना ट्रक से। वो ट्रक के आने के पहले अगर मानी सऊदी अरेबिया से यहाँ पे आ रहा है, तो समंदर के नीचे नीचे हमने पाइप बिछा के रखा है, उसके थ्रू आता है इंडिया तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर सी में डिस्टरबेंस होगा तो डिस्टरप्ट हो जाएगा ना, कोई लाके तोड़ दिया, ब्लास्ट करा दिया, तो इन सब चीज़ों को फिर ट्रेड में अगर पायरेसी होने लगा, या कोई देश किसी समंदर के एरिया को कहे कि ये मेरा एरिया है, इसमें हम नहीं आने देंगे, तो इसको लेके ये हमने ग्रुपिंग बनाई थी कि यहाँ पे एनर्जी की सिक्योरिटी रहे, ट्रेड का हमारा डिस्टरबेंस ना हो, कंटिन्यूअसली स्मूथ रहे। यूएस का है मेन, इसका एम जो है वो चाइना है, कि चाइना भी डिस्टर्ब कर रहा था ना, कि साउथ चाइना सी को कह रहा था ये मेरा एरिया है, और जितने भी उस एरिया के कंट्रीज हैं, फिलीपींस, वियतनाम, वो कह रहे थे ये तो कॉमन है, सभी क्लेम कर रहे थे। तो उसी के इनिशिएटिव में हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो मेन इसमें है कि जो है वी विल वर्किंग ऑन द स्ट्रेंथनिंग द रीजनल सप्लाई चेन। सप्लाई चेन किसका किसका हो सकता है? सप्लाई चेन का मतलब क्या हो सकता है? सप्लाई आपका ऑयल का हो सकता है, डिफरेंट कमोडिटीज का हो सकता है, यही सब हो सकता है, जितना भी आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट। ओके, देन वी विल बी फैसिलिटेट द ट्रेड, की इजीली ट्रेड हो, ज़्यादा दिक्कतें ना हो, आप हर जगह पास ना मांगे। और तीसरा हम कह सकते हैं प्रमोट द क्लीन एनर्जी एंड द सस्टेनेबिलिटी। कैसे ये करेंगे? प्रमोट द क्लीन एनर्जी, जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी खोज लेते हैं कि नए नए तरीके से टेक्नोलॉजी, वो आजकल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सब कहाँ से आ रहा है? ऑल कमिंग फ्रॉम द दिस डेवलप्ड वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करने के लिए आपस में एक शेयरिंग होना चाहिए ना, कोऑपरेशन, तो उसकी बात होती है। एंड टैकल द करप्शन एंड द टैक्स इवेजन। यहाँ पे क्या है? टैकल करप्शन एंड द टैक्स इवेजन। इवेजन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मेरा टैक्स का, मेरा अर्निंग इतना है, और इधर इधर मैं पैसे दिखा के अपने टैक्स बचा लेता हूँ, होता है ना। एक तरीका होता है कि आप पहली बात की इनकम ही ना दिखाएं। हाँ, बीमा एक तो ये लीगल हो गया कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा करते हैं। एक होता है कि आप सैलरी ही ना दिखाएं, कैश में लेने लगे, जो बिजनेसमैन लोग खास कर करते हैं, क्यों कैश में लेंगे, वो अकाउंटिंग दिखेगा ही नहीं। आप देखिएगा जब आप कभी मकान या जमीन खरीदने जाते हैं, उसमें भी होता है, जमीन होगा 20 लाख का, तो वो कहेंगे हमें दिखाना सिर्फ 10 लाख है, तो ताकि गवर्नमेंट के पास वो डॉक्यूमेंट्स न जाए और उसमें टैक्स का वो हो जाए। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, ये सेम चीज कंपनियां करती हैं। कंपनियां देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे किस देश में सस्ता वो है, किस एरिया में हम चीज़ों को ओवरलैप करें, इस कंट्रीज में बेचें, और उसकी मेन ब्रांच है वो किसी ऐसे कंट्री में दिखा दें जहाँ पे टैक्स लेते ही ना हो। तो इस तरीके की चीज़ों को हम टैक्स इवेजन कहते हैं। तो ऐसे क्या होगा, कंपनियां इसका मिसबिहेव करेंगी, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे हम एग्रीमेंट कर लेंगे कि कोई भी अगर ऐसा होता है तो टैक्स कार्ड लेने का एक गाइडलाइन होना चाहिए। तो दैट इज द टैक्स इवेजन। ये कोऑपरेशन से ही सही हो सकता है। समझ में आ रही है चीज़ें?
तो दिस इज ऑल अबाउट, ये आपको जाना इंटरनेशनल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये कब बनाया गया था? 2022 में। किसके लीडरशिप में? यूएस के लीडरशिप में। जो कंट्रीज हैं वो खासकर यहाँ पे मैप में भी है, यूएस यहाँ पे है, और ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, जापान है, वियतनाम, फिलीपींस, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मैक्सिमम है, साउथ कोरिया है, और इंडिया भी इसका पार्ट है। ठीक है ना? चाइना जैसा नहीं है, मेन आप जानिए, चाइना जैसा नहीं है, यूरोप का कोई कंट्री नहीं है। यूरोप का कोई कंट्री दिख रहा है? मैक्सिमम इंडो पैसिफिक है, यूरोप का कैसे होगा? इंडो पैसिफिक, यूरोप तो अटलांटिक के बगल में है ना, अटलांटिक ओशियन, ओशियन एस शेप का है ना, अटलांटिक पढ़ा होगा अभी हाल ही में ओशियन। Next news is the India abstained from the voting on the UNGA resolution against the Israel occupation. Resolution क्या होता है? जैसे यहाँ पे बहुत लोगों का एक ग्रुप है, फिर कोई डिसीजन लेना है तो रिजोल्यूशन पास करेंगे, एक पेज में हम लिख के बताएंगे कि ये हम चाहते हैं। रिजोल्यूशन किसके मतलब बदलाव आप कह रही हैं? नहीं, रिजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव होता है ना, प्रस्ताव उसको हम पास करते हैं बाय द वोटिंग। ठीक है, तो कभी भी बिल भी जो पास होता है वो रिजोल्यूशन से इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन इसलिए था कि दे वांटेड टू विड्रॉल ऑफ द इजराइल फ्रॉम द गाजा। अभी कल पढ़े थे ना, गाजा और इजराइल। पहले फलस्तीन था एक देश, उसको गायब कर दिया। अब सिर्फ दो जगहों पे वो फलस्तीन है, गाजा में और वेस्ट बैंक में। दो छोटे छोटे हरा हरा नहीं दिख रहा था। तो पहले स्टार्ट हुआ था वो मेनली फलस्तीन था, और इजराइल कह रहा था हमें देश बनाओ। आजकल इजराइल ने पूरा कैप्चर कर लिया है, फलस्तीन कह रहा है कि हमें देश बनाओ, हमें बचे रहने दो। तो गाजा जो बचा है वहीं पे अटैक कर रहे थे कंटिन्यूअसली। ये सब घटना पता है ना कि कब से ये सब स्टार्ट हुआ था? पिछले साल। हमास का नाम सुना है? हमास, हमास ने ही तो अटैक किया था। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो गाजा को एडमिनिस्टर कर रहा था। जैसे होता है ना कि बीजेपी एक है ना पॉलिटिकल पार्टी, अब किसी एरिया को वो एडमिनिस्टर कर रही है। मानिए कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम पावर में रहेंगे, हम यहाँ पे सारा गवर्नमेंट चलाएंगे। ऐसे हमास जो है वो पूरे पावर में था। कहाँ पे? गाजा में। उसको कुछ कंट्रीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान रहे थे, कुछ कंट्रीज कह रहे थे नहीं, ये रियल में पॉलिटिकल पार्टी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा के लोगों को, पैलेस्टीनियन को रिप्रेजेंट करती है। यही था। अब यहाँ पे है कि ये थोड़ी सी अटैक भी करते हैं, टेरर अटैक। अब बीच में फलस्तीन का मुद्दा गायब हो रहा था, लोगों के ध्यान में नहीं था। तो उसके लिए क्या होता है कि अटैक कर दीजिए ताकि सारा फोकस पे यही आ जाए। जैसे कश्मीर का मुद्दा जब सॉल्व होने लगता है तो आतंकवादी हमले होने लगते हैं कि मुद्दे में अब कश्मीर को लाया जाए। तो गाजा ने अटैक किया इजराइल में, 1200 लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद इजराइल ने बदला लेने के लिए गाजा में अटैक कर दिया, जहाँ पे हमास गवर्नमेंट चला रही थी कि पूरे हम हमास को गायब कर देंगे। अभी तक कुछ नहीं तो 40,000 लोगों का डेथ हुआ है ड्यू टू द अटैक फ्रॉम द इजराइल, हाँ गाजा में। और मैक्सिमम जो है बच्चे और औरतें हैं। 15,000 बच्चों का डेथ हुआ है। हॉस्पिटल सब पे बम फोड़ रहा है। तो ऐसे में है कि पूरी दुनिया की सेंसिटिविटी जाती है ना कि इसको रोकना चाहिए। उसी के लिए हम रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के पास सपोर्ट है यूएस का। ऐसे छोटा मोटा अफ्रीकन कंट्री रहता तो आसानी से रोका जा सकता था, लेकिन प्रेशर यहाँ पे यूएस सपोर्ट में है। तो इसीलिए ये मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि यूएन में वीटो है यूएस के पास। ये पता है वीटो क्या होता है? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ना बोलने का, हाँ, कि वो अकेले अगर ना बोल दे तो पूरा डिसीजन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में रिजोल्यूशन पास हुआ है कि जो अटैक कर रहा है इजराइल उसको बंद करे और गाजा से वो वापस आ जाए। यही मेन मुद्दा चल रहा है। ठीक है, इंडिया हमेशा सपोर्ट करता था, लेकिन इस बार इंडिया ने एब्सटेन किया है। ना ही निगेटिव में वोट किया, ना ही पॉजिटिव में वोट किया। इंडिया का ये है कि उन्होंने कहा है कि हमने इसलिए वोट नहीं किया क्योंकि हम भी सप्लाई करते हैं, कुछ अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू द इजराइल। और इसमें ये था कि सैंक्शन लगा रहे थे, सैंक्शन टू द एनी सप्लाई ऑफ द आर्म एंड एम्यूनिशन। ठीक है, कहीं पे यहाँ पे है। तो दिस इज यहाँ पे है सैंक्शन फॉर द स्टॉपिंग द आर्म्स एक्सपोर्ट। सैंक्शन का मतलब रोक लगाना। ठीक है, किसके लिए? स्टॉपिंग आर्म्स एक्सपोर्ट। तो इजराइल को हम भी कर रहे हैं।
अब जैसे वो है कि कोई भी इजराइल को एक्सपोर्ट करता होगा उस पर सैंक्शन लगाना था, तो इंडिया खुद एक्सपोर्ट करता है तो खुद के ऊपर सैंक्शन थोड़ी लगाएगा, उसके लिए वोट थोड़ी करेगा। कोई ये कहे कि आपके घर में सब्जियां जानी बंद हो जाएंगी और आप खुद वोट कराए तो आप नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपका भी तो सब्जी का वो सप्लाई है। आर यू गेटिंग ना कि दिस इज द मेन थिंग। तो इंडिया ने इस बार नहीं किया, इंडिया का यही कहना है। यहाँ पे इंडिया कह रहा है कि ये तो दूरी बढ़ा देगा। अब होता है ना कि पूछा जाए कि अरे आपने एब्सटेन क्यों किया, क्योंकि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में पी हरीश है। पी हरीश इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इनटू द यूनाइटेड नेशन। होता है ना, यूनाइटेड नेशन का बॉडी है, उसमें हर देश अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं पी हरीश है, तो लिख लीजिएगा ये पी हरीश, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएन, यूएन में होता है ना, ये तो एक सिर्फ प्रस्ताव है, वो तो बॉडी है ना, उसमें कई प्रस्ताव होते हैं। तो इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज द पी हरीश। यूएन एक बॉडी है जिसमें बहुत से प्रस्ताव आते हैं। अभी तो ये इजराइल के प्रति एक प्रस्ताव है, वहां तो इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन पी हरीश है। हरीश यहाँ पे HARISH। ओके, क्लियर हो रही है ये चीजें? ठीक है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैं बोल रहा था ना, डेथ जो अभी तक हुआ है 35 से 40 हजार हुआ है, मोस्टली चिल्ड्रेन्स है। ओके, यहाँ पे जो वोटिंग हुई है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम कंट्रीज ने सपोर्ट में करा है कि हटना चाहिए। 2/3 जो है उन्होंने 181 देशों ने वोट किया है, 181 में 124 ने सपोर्ट में किया है, उसके सपोर्ट में कि हाँ कि कोई को दया आएगा ना। अब मैक्सिमम कंट्री को यही लगेगा ना। टोटल 181 में उन्होंने वोटिंग हुई है, जिन्होंने वोट किया उसमें से 124 ने सपोर्ट में किया है, 2/3 है। जो एब्सटेन किए हैं 43 नेशंस है। इंडिया के जैसे 43 देश हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है। यहां पे दिया है कि जो ये रिजोल्यूशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ द ओपिनियन बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। व्हाट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके पहले नाम सुना है कभी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। गुड। जैसे ग्लोबल लेवल पे अगर कोई भी विवाद है, दो कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, तो वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। यूएन का जुडिशियल बॉडी है। जो ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़ा बॉडी कौन है? यूनाइटेड नेशन ही है, जो इसके सारे कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज मेंबर है। उसका जो जुडिशियल बॉडी है, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है ना, वैसे यूएन है ग्लोबल लेवल पे। उसका जो जुडिशियल मेंबर है दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैक्सिमम जो केस होता है देश के खिलाफ होता है, किसी आम एक आदमी के खिलाफ नहीं होगा। जैसे आपके खिलाफ, इनके खिलाफ, उनके खिलाफ इंडिविजुअल जाके अगर केस करे तो नहीं होगा, वो इंडिया के खिलाफ केस लड़ा जाता है। जैसे अभी केस जो चल रहा है वो इजराइल के खिलाफ चल रहा है कि इजराइल अटैक कर रहा है। दो तरीके के ग्लोबल लेवल पे कोर्ट है, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ओके, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब क्या डिफरेंस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में? कुछ कभी मैंने बताया है ये चीजें? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये भी इंटरनेशनल लेवल पे ही है। इसमें यह है कि जैसे मानिए किसी देश में मैं कोई नेता हूँ, मैं पावर में हूँ और मैंने कहीं पे किसी के खिलाफ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैला के राइट करवा दिए, ठीक है। मैं नेता हूँ तो उस देश में मेरे खिलाफ तो केस चलेगा नहीं, मैं पावर में हूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर जस्टिस दिलाना है लोगों को तो ग्लोबल लेवल पे कोई कोर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया है, दैट इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ केस होगा। नॉर्मल अभी हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या था? ICJ में था
कि देश के खिलाफ केस होगा, इजराइल के खिलाफ होगा, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल के खिलाफ केस होगा। अगर उसने वायलेंस करा, किसी एक इंडिविजुअल के कारण कहीं पे मास किलिंग हो रही है, आपस में मानिए केस, हाँ, तो ऐसे में हो जाएगा, जो केस होगा वो होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में होगा ना। जैसे गोधरा राइट हुआ था तो मोदी जी के खिलाफ केस लेके चले गए थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, होता है ना कि ये नेता के खिलाफ हो गया, क्योंकि इंडिया में तो जस्टिस नहीं मिल रहा है लोगों को, तो अब इंटरनेशनल लेवल पे एक हम वहाँ पे एक तरीके से एक जगह हमने बनाया है जहाँ पे लोग जस्टिस के लिए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी जो है जेनोसाइड, क्या क्या केस हो सकता है कि जेनोसाइड, मास किलिंग हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स, किसी ने युद्ध करा दिया, इन तीनों चीजों पे आप वहां पे जा सकते हैं। क्लियर हो रही है क्या क्या कैटेगरी है? जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स। कब इस्टेब्लिश हुआ था? रोम स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट में कई कंट्री एक साथ मिला के एक लॉ बना दें कि ये लॉ सब पे होगा, तो रोम स्टैट्यूट था। और इसका जो हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड में है, HAGUE, नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ है? यूरोप में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है, दोनों का हेडक्वार्टर हेग में ही है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। एक में इंडिविजुअल के खिलाफ हो रहा है, दोनों का द हेग, नीदरलैंड। शहर का नाम हेग है, HAGUE, एंड कंट्री नीदरलैंड। समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? पहला जो डिफरेंस है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का बॉडी है, स्पेशलाइज। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसका पार्ट नहीं है। होता है ना कि एक पार्लियामेंट का पार्ट है, एक पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है दैट इज द पार्ट ऑफ द यूएन। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द यूएन, बट इट इज इस्टेब्लिश बाय द रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट एक अलग से लॉ है जिसके थ्रू हमने इन ICC को बनाया है। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं? दोनों का ग्राउंड सेम ही है कि वाद अगर हो जाए और अगर कोई देश किसी पे एग्रेशन कर ले, कहीं पे बहुत मास किलिंग हो जाए, तो इस सब के जैसे अभी इजराइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है गाजा पे, मास किलिंग हो रही है, 35,000 लोगों का डेथ हो गया, दैट इज अ वेरी लार्ज नंबर। तो ऐसे में क्या है, इजराइल के खिलाफ हो रहा है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है। अगर वहां के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर केस करना है तो कहाँ जाएंगे? ICC में जाएंगे। और ये जो होता है, इनके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग का मतलब वो ऐसा नहीं है कि मन करे तो माने, मन करे तो नहीं माने। एक एडिशनल जो फंक्शन है, हाँ, एक इंडिविजुअल के खिलाफ जाना हो, हाँ, किसी कंट्री के खिलाफ जाना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा ये है कि ICJ है वो जो यूएन का पार्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूएन का पार्ट नहीं है। दो पार्ट समझ में आया? दो डिफरेंस, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये है कि मैक्सिमम जो मेंबरशिप है वो मेंबरशिप है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जितने भी यूएन के मेंबर हैं सब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बहुत कम है, 121 ही है, मुझे लग रहा है अभी 121। अच्छा, इसमें दिया नहीं है बट डिपेंड कि इंटरनेशनल या ये ज्यादा है क्योंकि इसकी बाइंडिंग है, इसमें ज्यादा मेंबर भी हैं। इसमें मेंबर जितने यूएन के हैं उतना इसके भी हैं। तीन ये भी है। और ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में थोड़ा सा ये भी क्रिटिसिज्म है कि मैक्सिमम जो कमजोर कंट्रीज हैं उनके ही लीडर के खिलाफ जाता है। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज इसका काफी विरोध कर रहे थे कि आप जितने भी वहाँ के केसेज होते हैं मैक्सिमम इज अगेंस्ट द अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि वो कमजोर हैं, थोड़े से गरीब हैं, थोड़े कम पावरफुल है। इंटरनेशनल क्रिमिनल ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक और चीज है, इसके पास
एडवाइजरी डिसीजन ओपिनियन देने का पावर होता है। जैसे यूएन ने कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे इंडिया में भी है ना आर्टिकल 143 हम लोग पढ़े थे कि उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट पूछता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि प्रेसिडेंट पूछेगा फिर वो अपना एडवाइस देंगे। ऐसे ही जब यूएन को चीजें नहीं समझ में आती है, किसी देश को इंटरनेशनल लॉ के बारे में नहीं समझ में आता है तो वो किससे पूछेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पूछेगा। चौथा चीज समझ में आ गया, व्हाट इज द अदर पावर। तो ये सब डिफरेंस क्लियर हो रही है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दे आर द मेन डिफरेंसेस। ओके, एक और चीज है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल नंबर ऑफ जजेज है वो 15 जजेज है अभी, एंड उनका जो टर्म होता है 9 इयर्स के बेसिस पे होता है। एक बार अगर सेलेक्ट हो गए तो वो 9 साल उनका टेन्योर होगा। हो गया। इसके चैलेंजेस जो अभी नजर में आ रहे हैं, जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ द जजमेंट की जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं वहाँ इन्फोर्समेंट कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे चाइना के खिलाफ अभी हाल में हुआ, चाइना मानने को ही नहीं तैयार था। जैसे यूएस के खिलाफ जाता है तो यूएस कभी कभी मानने को नहीं होता है ना कि अब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे रहा है और कोई माने ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो तो कोई वैल्यू रहेगी? धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट की यही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत पावर है, लोग विरोध करने लगते हैं तो उसका लोगों को मानना पड़ता है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में पॉलिटिकल जो पावर होता है वो कंट्री लेवल पे होता है, तो जो पावरफुल कंट्री है वो अपना डोमिनेंस दिखाएंगे, जो कमजोर है उन पे इंपोज कर दिया जाता है। तो दैट इज द अदर चैलेंजेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। व्हाट इज दिस? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे होता है ना कि आप कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज हैं और डिफरेंट कंट्रीज के एक क्रॉस ड्रग्स का स्मगलिंग होता है, टेररिज्म होता है एक दूसरे पे है। तो होता है ना कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाके चुपके से पैसे घुमा के आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। होता है ना कि इसमें दिखाया फिर आप उसमें ले जाके आप दिखाएं कि इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसमें दिखाया कि असली में कोई कंपनी कमा रही है। तो इस तरीके से अगर दो देशों के बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं हो, जैसे एक कंट्री में कहाँ से एंट्री आ रही हो पूछे ही नहीं और दूसरे कंट्री से कहाँ से पैसे जा रहे हैं पूछे ही नहीं, तो ऐसे में लोग उसका मिसयूज करते हैं। तो ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? कपड़ा धोना होता है ना, कि आप कपड़ा, गंदा कपड़े को धो के उसको साफ कर देते हैं। ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो धन आप इलीगल तरीके से कमाते हैं उसको लीगल में कन्वर्ट कर दें। होता है ना जैसे कि आप कहीं पे इलीगल तरीके से कमाए, ब्लैक मनी यहाँ पे घूस लेके दें और आपने अपने चाचा के बच्चे के नाम पे एक नया कंपनी खोल दिया, उसमें प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आप दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट वहाँ पे 2 करोड़ का है। जैसे मैं कोई बहुत बड़ा IAS ऑफिसर हूँ, मैंने घूस ले लिया, कहीं कॉन्ट्रैक्ट आया 10 करोड़ का, कॉन्ट्रैक्टर को दे लिया, कॉन्ट्रैक्टर से कहा 2 करोड़ तुम ले लेना, 2 करोड़ मैं ले लूंगा, 6 करोड़ में रोड बना, 4 करोड़ दोनों के पॉकेट में चला गया। अब 2 करोड़ मैं अपने पास तो रखूंगा नहीं, मुझे लगेगा कि पुलिस के बाद में पूछेगी ना कि केस हो जाएगा, कितने पैसे आए, कहाँ, आपकी तो सैलरी सिर्फ 1 लाख है, 1.5 लाख है, आपने तो करोड़ों में कैसे कमा लिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो क्या करेगा IAS ऑफिसर, वो क्या करेगा, अपने किसी रिश्तेदार से कहेगा कंपनी खोल लो, धीरे से छोटा सा कंपनी खुलवा देगा, उसमें लगाएगा कुछ नहीं और दिखाएगा कि 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो वो जो ब्लैक मनी है वो दिखा देगा कि लीगल तरीके से कमाया है। ठीक, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका होता है। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अपना ब्लैक मनी कमाया, कहीं ले जाके उसको व्हाइट मनी कर दिया, नहीं तो वही ब्लैक मनी को क्या कर दिया, टेररिस्ट को पैसे दे दिए कि लाओ अटैक करो यहाँ पे, हो गया ना अपना। और वो टेररिस्ट क्या करेगा, बाद में जो पैसे कमाएगा वो लाके वापस इनको देगा। होता है ना, ड्रग्स, टेररिस्ट ड्रग्स स्मगलिंग भी करते हैं, वुमेन्स का भी स्मगलिंग करते हैं, लोगों को बेचते हैं बॉर्डर के एक क्रॉस। उसके सिवाय आर्म्स स्मगलिंग होता है, नहीं, बंदूक बंदूक बिकती है क्रॉस बॉर्डर, तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसको रोकने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है कि कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो, दो देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से रहेगा तभी तो ये सब चीजें रोकी जाएंगी। कि आपके देश में पैसा कहीं से आ रहा है तो उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे बनाए कि इस कंपनी ने इतना पैसे लगाए और ऐसे प्रॉफिट हुआ, दूसरा भी कंट्री बताएगा तभी तो होगा कि आप इस कंट्री से इस कंट्री में भेज
रहे हैं तो किस तरीके से उसका ट्रेसिंग हो रहा है, सोर्स क्या है, ये सब पता लगेगा। तो उसको इंप्लीमेंट कौन करवाता है? FATF। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। समझ में आ रहा है व्हाट इज द FATF, क्या काम करता है? ये कब बना था? इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1989। G7 कंट्रीज थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि उन्होंने कहा कि हम 7 कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। धीरे धीरे ये ग्लोबल लेवल पे इस समय इसकी मेंबरशिप काफी ज्यादा है, नियर अबाउट सेम मेंबरशिप है जो UN का है, काफी अधिक है। ओके, उससे भी अधिक है, 200 जुरिडिक्शन है इस समय। ये क्लियर हो रहा है व्हाट इज द वर्क ऑफ FATF, कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को से लड़ाई करते हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। ओके, अब ये क्या करता है, ये अपना डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट कैटेगरी में लाता है। मेन इसके जो है, जो कंट्रीज थोड़े से नहीं होते हैं कि क्लास का एक बच्चों का लिस्ट होता है जो काफी थोड़े से नॉटी टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं कि बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब एकदम आतंक मचाए रहते हैं क्लास में। तो FATF भी 2 ग्रुप बना के रखा है। एक है ग्रे लिस्ट, जो इनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है, माने पाकिस्तान हुआ या कोई लेबनान हुआ, सीरिया हुआ, ये बोल रहे हैं कि अरे टेररिस्ट का के अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में है तो उसके खिलाफ एक्शन लो, वो नहीं ले रहे हैं, उनको लग रहा है अरे पॉलिटिकल पार्टी इनका बहुत इन्फ्लुएंस है, वोट कट जाएगा। तो ऐसे में क्या करेगा, FATF उनको उठा के ग्रे लिस्ट में रख देगा। और कोई कोई ऐसे भी कंट्री होते हैं साफ मानते ही नहीं है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, वो तो कुछ भी मानने को नहीं तैयार है, तो उसको ब्लैक लिस्ट में कर देते हैं। ब्लैक लिस्ट में 3 कंट्रीज मेन है, एक नॉर्थ कोरिया हो गया, एक ईरान हो गया और एक म्यांमार हो गया। 3 कंट्रीज और इन द ब्लैक लिस्ट। हो गया, नोट डाउन कर लिया, FATF समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन इनिग्मा रिमेन इवन आफ्टर द 100 years ऑफ द एक्सप्लोरेशन। व्हाट इज मीन बाय इनिग्मा? इनिग्मा का मतलब होता है कि किसी चीज को आप कितना भी जानने की कोशिश करें पर समझ नहीं पाए। नहीं होता है कि किसी आदमी के बारे में आप कहते हैं अरे वो समझ में नहीं आता है कैसा टाइप का आदमी है। नहीं होता है कि किसी चीज का मिस्ट्री, कि अरे इस तरीके का कहीं आप चमत्कार देखते होंगे, कुछ चीजें जो समझ में नहीं आती हैं। वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले इंडिया सिविलाइजेशन, अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन जस्ट 100 years बैक ही हमने खोजा है, उसके पहले नहीं था। एक दयाराम साहनी थे, उन्होंने देखा कि अरे कहीं टीला है, वो उसके नीचे खोदा थोड़ा सा तो देखा अरे वहाँ पे बड़े बड़े दीवारें निकल रही हैं, उसके अंदर कुछ कुछ जो हम लोग माले वाला जो नहीं पहनते बीडिंग्स खूब हाई क्वालिटी के मिले। फिर जब उसका साइंटिफिक टेस्टिंग हुआ, वो अंदर खोदते गए तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली कि नीचे लेयर्स पे काफ़ी अच्छे रोड बने हैं, खूब अच्छा बाथरूम बना है, मकान बना है। होता है ना, जैसे मानिए ये मकान है तो ये धीरे धीरे 100 साल 200 साल बाद पुराना होगा, जर्जर होगा, नीचे टूट जाएगा। फिर इसके ऊपर इसी को तोड़ के कुछ ईट उट बेसों से यहाँ कुछ रहेगा ना, सब कुछ थोड़े गायब कर देते हैं। मकान तोड़ के नया भी बनाते हैं तो उसी के कुछ चीजें तोड़ते हैं, कुछ चीजें वहीं दफन हो जाती हैं, ईट उट नीचे ही लगा देते हैं तो कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं जमीन के नीचे। जैसे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप देखिए बहुत चीज हुआ तो नीचे जो गड्ढे थे भर दिया गया, तो अब बाद में इसके ऊपर नया मकान बना दिया गया। फिर 200 साल बाद और इसको को तोड़ के उसको बनाया जाएगा। होगा ना, सिविलाइजेशन बदलती रहती है, टाइम के साथ हम बदलते रहते हैं। कुछ चीजें ट्रेस मिल जाती हैं, आप कहीं पे भी खोदेंगे तो उसकी पुरानी चीजें जो रहती हैं कुछ न कुछ मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे तोड़ा जाएगा, माने तोड़ते वक्त इस कैमरे का कुछ टूट गया हो, वो नीचे दबा हो, तो इसको जो 500 साल बाद पाएगा तो वो कहेगा देख कुछ यहाँ पे कैमरा टाइप का यूज हो रहा था, लग रहा था यहाँ पे कुछ शूटिंग वूटिंग होती थी, पिक्चर उक्चर बनता था। ठीक है, यही अपना कोई आएगा, कोई कहेगा नहीं क्लास चलता था, कोई कहेगा कि लग रहा था कि न्यूज स्टूडियो था, अलग अलग चीजें। तो ऐसे तरीके से हड़प्पा में भी हमने बहुत चीजें ऐसी पाई हैं कि कहीं हमें लगता है कि अरे यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट्री रहा होगा कुछ बैंगल्स बनाने का, तो कहीं पे ज्वेलरी बनाने का, ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो इसका जो अभी ट्रेस है, इतना तो पता है कि जब पहली बार ईंट रखा गया होगा उस ईंट का एज निकाल के हम बता सकते हैं कि कब पहली बार ईंट आया था। तो एज तो बता सकते हैं। तो क्या एज है हड़प्पन का? आप लोग एंशिएंट बढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। 30,000 नहीं मैम, बहुत ज्यादा आप बता रही हैं। 30,000 तो अभी आइस एज के पहले हो गया। 30,000 दैट इज 2500।
ठीक है, 3500 टू 1900 ओवरऑल एज है, 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया, 3 फेजेस में। ठीक है, 3 फेज, पहला फेज क्या है, यहाँ पे दिया हुआ तीनों फेज। द फर्स्ट फेज इज द, यहाँ पे अर्ली फेज है, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, 3 फेज। यहाँ पे मेन जो इन्होंने दिया है 3200 से 2600 बीसी है, बीसीई कल हम लोग डिस्कस किए थे। व्हाट इज मीन बाय द बीसीई, क्राइस्ट। तो ओवरऑल एज कितना होगा इसका, 2024 से ऐड कर देंगे तो टोटल 3000 प्लस 2000 5224, इतना अगर एग्जैक्ट बोलूं तो हुआ। तो पहला अर्ली फेज था, फिर मैच्योर हो गया। अर्ली फेज का मतलब कि अभी स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये बिल्डिंग जब हम बनाने मकान स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा अर्ली फेज में नई नई टेक्नोलॉजी होती है, उतना डेवलप नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे जब कंप्यूटर आया तो खूब बड़ा सा होता था, इतना बड़ा बड़ा टीवी। स्टोन एज तो 1 लाख साल से वो लाखों में चलता है स्टोन एज। स्टोन एज के बाद क्या आया, स्टोन एज में भी 3 है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक के बाद कैल्कोलिथिक एज आया, कैल्कोलिथिक एज के बाद ये हड़प्पन आया, हड़प्पन के पास आयरन एज आएगा, आयरन वैदिक सिविलाइजेशन। कैल्कोलिथिक में तो कॉपर का मतलब कैल्को, कॉपर को केमिकल में कैल्को बोलते हैं। कॉपर में जब हमने टीन मिला दिया तो ब्रॉन्ज बन गया, तांबा। तो तांबा उससे अच्छा होता है ना कॉपर से, कॉपर का मेटल जल्दी से वो मुड़ जाता है, लेकिन तांबा थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, और आयरन उससे भी स्ट्रांग हो जाता है। समझ में आ रही है ये चीज़, आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा अब। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। व्हाट इज ओवरऑल, पैलोलिथिक, उसके बाद कैल्कोलिथिक, देन दिस वाज द ब्रॉन्ज एज, एंड आफ्टर दैट देयर वाज द आयरन एज जो वैदिक टाइम था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फेज में हमने इंडस सिविलाइजेशन किसके बीच में आता है, कैल्कोलिथिक के ही बीच में आ जाएगा। कैल्कोलिथिक में 3200 साल से 2600 बीसी। ठीक है, तो ये था अर्ली फेज। अर्ली फेज का मतलब अभी स्टार्ट हुआ सिविलाइजेशन का, कि अभी वो लोग जंगलों से, या अभी जो छोटे मोटे फूस के घर हैं, घास फूस के घर हैं, उससे निकल के उन्होंने जस्ट मकान बनाना स्टार्ट किया है। ईंट का खोज तुरंत हुआ होगा। जैसे एग्जांपल दो, अर्ली फेज कंप्यूटर का क्या था, बड़ा सा वो बेढंगा सा आता था, फिर धीरे धीरे हमने उसको पतला किया डेस्कटॉप वाली स्टाइल में, अब हमने एकदम पतला लैपटॉप कर लिया। हो सकता है इसके बाद एकदम हवा में ही ऐसे ऐसे कर दें, हॉलीवुड मूवी देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके वो हवा में बना देते हैं, फिर करते हैं, फिर ऐसे करके वो बंद कर देते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने अर्ली फेज में टेक्नोलॉजी कम डेवलप होती है। ठीक है, अर्ली फेज के बाद मेच्योर फेज। मेच्योर फेज का मतलब उनका जो टेक्नोलॉजी पीक पे चला गया। जैसे उन्होंने खूब अच्छा, आप हड़प्पा का इतना आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अभी भी आप छोटे मोटे टाउन में जाइए तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, नाली ओली लोग खेत में बहा देते हैं, प्रॉपर तरीके से नालियां नहीं बनी होती। अभी भी गांव में ऐसी ही हाल है, छोटे छोटे टाउन में ये हाल है। लेकिन हड़प्पन सिटीज में प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज था, कि पूरा जमीन खोद के नीचे, रोड के नीचे प्रॉपर तरीके से बिछा के, कंक्रीट से ईंट का यूज करके, और उसमें जगह जगह मैन होल भी था, कि कभी कचरा वचड़ा साफ करना हो तो मैन होल से जाके सफाई किया जाएगा, जो अभी के सिटीज में नहीं है। गोरखपुर में अब कहीं कहीं बना रहे हैं, गोरखपुर में प्रॉपर हर जगह नहीं है। आप कई आप कॉलोनी में जाइए, वहां पे अभी नहीं है, नहीं है ना। तो ये हाल है। लेकिन उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस तरीके की टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने ड्रिलिंग का था, काफी अच्छे अच्छे, जो अभी के हम लोग ये ज्वेलरी पहनते हैं ना, आप लोग जो अभी पहन रहे हैं, वो उस समय था। बैंगल जो आप लोग पहन रहे हैं वो उस समय था। तो ये डेवलपमेंट काफी हाई लेवल पे था। तो पहले जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी, 1920 में पहली बार दयाराम साहनी ने स्टार्ट किया था, कहीं इसमें दिया होगा, फर्स्ट इट वॉज डिस्कवर्ड बाई द दयाराम साहनी 1921। कहाँ पे, कहाँ पे, वेयर इज दैट? दयाराम साहनी ने 1921 में पहली बार खोजा, उसके बाद धीरे धीरे मोहनजोदाड़ो का हुआ, एंड आफ्टर दैट और भी हो गया। ठीक है, हड़प्पा इसलिए कहते हैं, जो पहला सिटी खोजा गया वो हड़प्पा था, उसी के नाम पे इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। और इंडस वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडस नदी के ही जितने भी रिवर्स थे उनके किनारे ये सिविलाइजेशन पाया गया था। क्लियर हो रही है?
अब जस्ट 100 साल पहले है, उसके 100 साल पहले अंग्रेज ये कहते थे अरे ये सब तो कोई डेवलप नहीं है, ये तो कभी सिविलाइजेशन रहा ही नहीं है, हमें से पिछड़े रहे हैं। लेकिन जो 1921 में खोज हुआ तो हमने कहा अरे हम तो यूरोपियन से भी आगे चले गए, कि जब आपको मतलब कुछ ढंग भी नहीं था कि खाना कैसे बनाए, उस समय हम मकान बना के रहते थे प्रॉपर हाई फाई स्टाइल में, एकदम होता है ना एलिट टाइप का, जो अंग्रेजों ने तो बहुत बाद में करा ना, अंग्रेजों का तो सिविलाइजेशन बहुत क्राइस्ट के बाद का है। तो हमने कहा कि हम तो क्राइस्ट का क्या, क्राइस्ट से 3000-3500 साल पहले से हम डेवलप थे, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे 2 स्टोरी की बिल्डिंग थी। अभी अंग्रेजों का जो है यूरोप में 2 स्टोरी की बिल्डिंग तो बहुत बाद में आई है। तो कहीं ना कहीं एक इंडिया का जो था कि ऐसा माना जाता था कि इंडिया में डायरेक्ट स्टोन एज के बाद हमने डायरेक्ट एंट्री मार ली थी इनटू द दिस बुद्धिस्ट एज में। आर यू गेटिंग ना? और सब सिविलाइजेशन था कि धीरे धीरे ग्रो करें, तो हमें बीच में गैप माना जाता था कि ये जो 3-4 हजार 5,000 सालों का गैप है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ये गैप भर दिया और इंडिया का सिविलाइजेशन इतना अच्छा माने जाने लगा कि हम कंटिन्यूटी में चीजों को किए हैं। कंटिन्यूटी का मतलब और सिविलाइजेशन है, यूनान का सिविलाइजेशन है, वो बीच में गायब हो गया और नया सिविलाइजेशन उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन और हमारा इंडिया का सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली में फॉलो कर रहे थे वो हम अभी भी फॉलो कर रहे थे। उसी तरीके का घर है, उसी तरीके का रोड है, उसी तरीके के भगवान है, पशुपति जो उस समय का पशुपति थी अभी भी शंकर का पूजा कर रहे हैं। उसी तरीके का जिस तरीके से वो पूजा करते थे डिफरेंट कैटेगरी नेचुरल थिंग को अभी भी हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें हमारी जो गैप थी 4-5 हजार सालों का इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोज ने वो कर दिया। लेकिन अभी भी दिक्कत यह है कि अभी भी हमने उसके जो लिखने का तरीका है उसको अभी भी हम डेसिफर नहीं कर पाए। हम सिर्फ देख के समझते हैं कि कुछ ऐसा वैसा रहा होगा, तो अभी भी इसमें कंफ्यूजन है। चीजें समझ में आ रही है कि व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन 3 स्टेजेज ऑफ दैट। दयाराम साहनी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद जो थे राखल दास बनर्जी किए, और उसके बाद जॉन मार्शल यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, जॉन मार्शल ने इसको रिलीज किया था। तो ये सब नेम आप याद रखिएगा। ओके, इसके 3 फेज 3200 से 2600, फिर मेच्योर फेज 2600 से 1900, और जो लास्ट फेज जहाँ पे डीके स्टार्ट हुआ 1900 से 1500। होता है ना कोई सिविलाइजेशन के पास अंत भी तो आ जाता है। जैसे अब मानिए एक गोरखपुर में भूखमरी स्टार्ट हो जाए, भूखमरी छोड़िए, पहले स्टार्ट होगा कि जॉब लोगों को मिलना नहीं स्टार्ट होगा, उसके बाद जॉब के बाद लोग 2 टाइम का खाना खाने के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, घर सस्ते बनवाने स्टार्ट करेंगे। जब उससे भी गरीबी आ जाएगी तो फूस के घर वापस टीन का घर बनाएंगे, टीन के बाद फूस का बनाएंगे। तो यही होगा ना चीजें, और बाद में वही हो जाएगा पुराने स्टाइल में। फिर जाके वो गैदरिंग, हंटिंग, जंगलों में यही सब पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो जो डीके हुआ इनका, तो इसका भी यही था ग्रेजुअली। बहुत सा अभी इंडस वैली कैसे डिक्लाइन हुआ, इसमें बहुत मतभेद है। कोई कहता है कि बाढ़ आ गया था, किसी ने कहा आर्यंस ने अटैक किया, सबको मार के चले गए। हाँ, फ्लड का एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं कॉन्सेप्ट है। किसी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज हो गया, एक ड्रॉट आ गया, ड्रॉट का भी कॉन्सेप्ट है। तो अलग अलग है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, इसीलिए इनिग्मा है ना कि किसी को नहीं। हाँ, काफी है उसमें डिफरेंसेस। और उसके बाद फिर हम नीचे से जब आर्यन स्टार्ट हुए, तो फिर वही आर्यन क्या थे, गाय को जाके पालते थे, गायों पर अटैक करते थे, वापस बैक आ गए। क्योंकि जो इंडस वैली था उसमें तो प्रॉपर तरीके से ट्रेड होता था ना, एशिया से, मेसोपोटामिया से, इराक से, सबसे होता था। आप देखिएगा कि डोलाविला एक जगह का नाम है गुजरात में, जहाँ पे नवल डॉक यार्ड मिला है। डॉक यार्ड का मतलब व्हाट इज मीट बाय द डॉक यार्ड? बंदरगाह। डोलावीरा एंड द लोथल, दोनों में, दोनों। इसमें कहीं डोलावीरा में भी तो डॉकयार्ड मिला था ना, आई थिंक। एक बार देखते हैं, कहीं ना कहीं इसमें था। लोथल में भी है और डोलावीरा। नहीं, ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है, तो एक बार कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसमें कहीं डोलावीरा दिखे ना तो मुझे बताइएगा। ये है, तो ये है। यहाँ पे क्या मिला है, 10 लीटर साइज बोर्ड, एलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट, वी यूज द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रेट मोहनजोदाड़ो, एंड 3 पार्ट्स
सिटी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। ओके, तो पोर्ट सिटी लोथल में ही है, या राइट। डॉकयार्ड भी लोथल में है। एक बार यहाँ देखिएगा कि पोर्ट था कि नहीं। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एलेबोरेट था डोलावीरा में। ओके, लोथल वाज द पोर्ट। कहाँ पे क्या था? ओके, तो दीज आर ऑल द, ये इसके जो 4 एक्सट्रीम थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सबसे साउदर्न अभी तक जो मिला है वो गोदावरी के किनारे दियामाबाद है। दैट इज द, हाँ, एकदम साउदर्न मोस्ट पार्ट। नॉर्दर्न, व्हाट इज द नॉर्दर्न? मांड कश्मीर में है, ऊपर ही मैंने लिखा होगा कहीं। मांड इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, कहीं है। ईस्ट साउदर्न मोस्ट दियामाबाद, दैट इज इनटू द महाराष्ट्र, गोदावरी के नीचे। और जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो मांडा, दिस इज इनटू द जम्मू एंड कश्मीर। एंड जो ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर, इट इज इनटू द उत्तर प्रदेश। एंड जो वेस्टर्न है सुतकाजेन दौर, दिस इज इन द प्रेजेंट डे बलूचिस्तान। ओके, ठीक है, ये सब आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग ये सब देखिएगा। जस्ट आई एम रिमाइंडिंग, आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। क्लियर हो रहा है कि क्या फेज था, कैसे था, एवरीथिंग। इसके कौन कौन से डिस्कवरी कब हुई, किसने किया, जो जो मेन नाम है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी एंड जॉन मार्शल, ये लोग। और कनिंघम को क्या बोला जाता है? कनिंघम इज द फादर ऑफ द आर्कियोलॉजी इन इंडिया, ऑन द ग्राउंड, जो रियल में स्टार्ट हुआ था। तो कनिंघम का भी काफी उसमें है, तो उन्होंने बाद में चीजों को डिस्कवरी किया। जो सबसे पुराना अभी भी है वो राखिन गढ़ी माना जाता है, कि राखिन अभी जैसे हड़प्पन है, लेकिन स्टार्ट जो हुआ था, जैसे 3500 तक तो डेवलप हो गया था सिविलाइजेशन, लेकिन होता है ना कि कभी स्टार्ट हुआ होगा, पहला घर बना होगा, वो राखिन गढ़ी में था। यहाँ पे कहीं दिस इज द ओल्डेस्ट प्लेस, मेहरगढ़, सॉरी मेहरगढ़, दिस इज द मेहरगढ़ इनटू द बलूचिस्तान एंड इट इज स्टार्टेड इनटू द 7000 BC। 3500 तक तो 3200 तक तो घरें आ गई थी, ठीक है, शहरें बनना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पहला जो उसका ईंट रखा गया था वो दैट वाज इनटू द मेहरगढ़। यहाँ पे माना जाता है कि दिस सिविलाइजेशन इज, अभी कंफ्यूजन है कि प्री आर्यंस है, नॉन आर्यंस है। कोई कोई कहता है कि आर्यंस से कनेक्टेड है, और कोई कोई कहता है नहीं, आर्यंस से कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि आर्यंस अगर आए होते तो उनको टेक्नोलॉजी पता होती ना। आर्यंस दोबारा क्यों गाय इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए? और बताइए, वो 1500 से लेके 600 तक कोई सिटी नहीं था, एकदम गांव वाली लाइफ थी, युद्ध कर रहे थे फसलों के लिए, गाय के लिए, ये बली वली स्टार्ट हो गई थी। और इसमें क्या था, प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस था, एकदम कम्युनिटी थी, सिटी लाइफ थी। दैट इज द इन द दिस मैच्योर फेज ऑफ द इंडस वैली। आर.एस. बिष्ट ने धोलावीरा को खोज किया था, और बहुत रिसेंटली धोलावीरा का खोज हुआ 1989 से 2004-5 में, अभी रिसेंटली, मुश्किल से 20-25। आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट ने, आपको याद है ना? तब ठीक है, वरना आपको लिख लेना चाहिए अगर याद नहीं है तो। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये भी थी ना कि ईंट का जो साइज था, आप सोचिए कि इंडिया के क्रॉस में अगर आप तमिलनाडु में जाए तो वो भी वही ईंट का रेशियो पाए, कश्मीर में भी जाए तो एक अजीब लगेगा ना कि कोई ना कोई बड़े लेवल पे गवर्नेंस था, होगा ना कि ईंट का साइज कोई स्टैंडर्ड करता होगा। जैसे नहीं आप इंडिया में जाए, बाट आप देखते होंगे जो तराजू में दुकानों पे होता है, एक सेम स्टैंडर्ड होता है। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है, तभी तो स्टेट एक डिफाइन करता है ना, इस तरीके का लीटर का रहेगा, इस तरीके का स्केल रहेगा। कहीं ना कहीं वहां पे भी कोई ना कोई ग्लोबल, उस पूरे सिविलाइजेशन लेवल पे एक स्टेट रहा होगा। तो इससे कैसे पता चलता है? ईंटों का जो साइज था उसका रेशियो फिक्स था, 1:2:4 था। व्हाट इज मीन बाय दैट? अगर उसका विड्थ 4 मीटर होगा या 4 सेंटीमीटर होगा, 4 इंच होगा, तो उसका चौड़ाई कितना होगा? लेंथ अगर 4 है तो चौड़ाई जो होगा, विड्थ दैट विल बी 2 एंड हाइट 1, 1:2:4, ठीक है ना? इसका मतलब हुआ कि एक अगर 1 होगा तो दूसरा 2 होगा। जैसे होगा ना, ये बोर्ड है
तो बोर्ड का अगर लेंथ कितना है, अगर मैं मानूं 10 है, हाँ ये लंबाई हो गया, ये हो गया लेंथ दैट वाज द 4, ये चौड़ाई हो गया दैट इज द 2, एंड जो हाइट हो गया दैट इज द 1। समझ में आ रहा है? ये ईंटों का साइज दैट वाज द फिक्स। ओके, डेकोरेटेड केमिकली स्टैंड मोटिव्स, lapidary arts, हाईली डेवलप्ड माइक्रो डीलिंग वेरी लॉन्ग बीट्स। इसका मतलब हो गया कि जो आप बीट्स होता है, अभी आप देखते हैं छेद करके कानून का ये सब होता है ना, वो काफ़ी टेक्नोलॉजी हाई लगती है, वो तब था। सोचिए उस समय भी काफ़ी मॉडर्न था। अभी आप जब पढ़े होंगे तो देखे होंगे जो प्रीस्ट है पूरा यहाँ पे पहना हुआ है, ये सब फोटो देखा होगा, वहाँ की डांसिंग गर्ल्स का एक है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट विद द टेक्नोलॉजी दे हैव डेवलप्ड। और ठीक है ना, चीजें क्लियर हो रही हैं। ये सारे सिटीज का पता चल गया कि एक्सट्रीम में कौन है। वेस्टर्न मोस्ट कौन था? वेस्टर्न मोस्ट जहां पे सिटी है वो क्या पाया गया है? साइट आलमगीर तो ईस्टर्न मोस्ट था। वेस्टर्न मोस्ट क्या बताया था? अभी लिखा था? नहीं लिखा था, याद भी नहीं किया तो लिखते रहना। सुत जैन आपने, हाँ वो बोला था ना। और सबसे साउदर्न मोस्ट क्या था? दियामाबाद। एंड ऊपर सबसे कौन था? मांडा। ओके, आप सोचिए उस समय बोर्न ईट था। ईट पूरा पका के वो बनाते थे मजबूत एकदम, जो आज के जमाने में दैट वाज द सेम एट द दैट पर्टिकुलर टाइम 5,000 साल पहले। अभी भी आप गांव में जाइए, अभी भी बोर्न ईट छोटे छोटे गांव में नहीं होता है, लोग अभी भी वो मिट्टी वाला घर बनाते हैं नॉर्मल। तो इतना सारा चीजें था। अभी उसके बाद दोबारा जो, हाँ वो अभी जो दोबारा आया है वो तो मॉडर्न एरा में आया है ना, जब जनपद वनपद आया तब आया। तो इतना बड़ा गैप था, इतनी बड़ी सिविलाइजेशनल गैप थी। एक चीज और था, इस सभ्यता के होने से ये भी पता चल गया कि वेस्ट एशिया से हमारा जो रिलेशन है वो बहुत पहले से, पहले लगता था कि अलेक्जेंडर आया तब हमने वेस्ट एशिया से स्टार्ट किया, लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज हुआ तब लगा कि नहीं, उसके पहले भी हम वेस्ट से, अब खासकर जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है उससे हमारा ट्रेड था। आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, मागन जो था वो माना जाता है कि ओमन को मागन लिखा गया है, तो ओमन से हमारे ट्रेड थे। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है कि यहाँ पे हरियाणा में इलेक्शन है, दोनों ने अपना निकाला। कांग्रेस ने कहा हम 2,000 देंगे, वुमेन्स को इन्होंने कहा नहीं हम 2,100 देंगे, हमको वोट दो, हम उनसे 100 ज़्यादा देंगे। दिस इज गोइंग ऑन। पसमंदा मुस्लिम, दे आर द कन्वर्टेड मुस्लिम, दे कंसीडर एट द अनटचेबल। वहाँ पे काफ़ी है, वहाँ पे पसमंदा मूवमेंट भी चलता था कि इक्वालिटी के लिए। पसमंदा मुस्लिम्स को ओबीसी में भले ही डिफाइन किया गया है अंडर द मंडल कमीशन, लेकिन उनको एससीज एसटीज में नहीं, एससीज एसटीज में सिर्फ 6 हिंदूज एंड द बुद्धिस्ट इन्हीं को रखा जाता है। ये क्लियर होना चाहिए। एसटीज में मुस्लिम्स या क्रिश्चियन को नहीं है और किसी रिलीजन को नहीं है, वली 3 रिलीजन 2006 हिंदूज एंड द व्हाट बुद्धिस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये भी एक तरीके का है, स्टोरी टाइप का है कि वुमेन्स थी, अपना बंद करके जा रहे थे, किसी ने छेड़खानी किया, फिर वो पुलिस गए, पुलिस ने उनको और ज़्यादा वायलेंस किया, उन्हीं पे उल्टा उन्होंने प्रताड़ना स्टार्ट कर दी। दैट इज ऑल अबाउट ग्रीन व्हाइट रिवोल्यूशन। ऑलरेडी वी डिस्कस दैट व्हाट इज द व्हाइट रिवोल्यूशन। दिस वाज स्टार्टेड बाय द वर्गीस कुरियन। कब स्टार्ट किया था? 1970 में। और उससे हमारा इंडिया का रैंकिंग 1 पे आ गया था। इसमें जो व्हाइट रिवोल्यूशन में जो मिल्क हम लेंगे, इसमें बफेलो एंड काऊ, गोट्स एंड शिप सबका लेंगे। ओके, कल हम लोग पढ़ रहे थे पीएम आशा। क्या था पीएम आशा स्कीम में? अन्नदाता संरक्षण, 4 पार्ट था। यस, आप बता रही हैं, सही बता रही हैं, बताइए। ले लेगी वापस। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या था?
हम लोगों पे भी तो खरीद के खाते हैं, तो ऐसा ना हो कि किसान को देने के चक्कर में हम पे बर्डन बढ़ जाए कि किसान को क्या दे, तुमने 10 लगाया हम तुमको 20 देंगे, फिर वो 20 पाएगा तो फिर हमारे पास जो आएगा वो 25 में आएगा ना। तो हमें भी बैलेंस करना है कि हमारा भी कैपेसिटी 12-13 रुपए का है, एकाएक हम 25 नहीं दे सकते। तो कंज्यूमर्स के लिए भी उन्होंने सब्सिडी देने की बात की थी। तो उन्होंने कहा था प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड देंगे, कि कभी हो गया तो अगर प्याज का रेट कभी कभी 200 रुपए किलो चला गया तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी में लाके 40 रुपए किलो पे बेचेगी, और जो बीज का जो सब्सिडी देना पड़ेगा दैट विल बी पेड बाय द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। दीज आर द कंपोनेंट्स। लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज द एमोबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस। क्या था, व्हाट वाज, क्या इसमें डिस्कस किया था हम लोगों ने? पसमंदा मुस्लिम्स में जो आप कह रही थी ना, अशरफ्स, ये अपर कास्ट होते हैं, एंड अजलफ्स एंड द अर्जल्स दे आर द पसमंदा मुस्लिम्स, दे आर द लोअर कास्ट। ऐसे इनका डिवीजन है। ये है मेनिंगिटिस, ये है जो अमीबा है, एकदम अभी बड़ा दिख रहा है, दैट इज इन द माइक्रो लेवल, और ये होता है सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं फाइलम अमीबाजोआ, अमीबोजोआ। दिस इज द फाइलम अमीबोजोआ। अब ये किस अमीबा था? ये क्या था कि एक तालाब में, छोटे मोटे नदी में, वहां पे ये पाया जा रहा था, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर, बट इट वाज इनटू द थोड़ा सा गर्म वाटर। और ये इससे क्या हो रहा था, ये नाक के थ्रू ब्रेन में जा रहा था और ब्रेन के सेल को खाना स्टार्ट कर दे रहा था। और इसमें जो डिटेक्शन था, मोर्टेलिटी रेट 97 थी। 100 लोगों को ये अमीबा अटैक कर रहा था, उसमें से 97 लोगों का डेथ हो रहा था, बचने की उम्मीद नहीं थी, काफी जल्दी डेथ हो रहा था, विद इन द 1 to 18 डेज। जब ये अटैक हो रहा था उसके जस्ट 1 to 18 डेज। ओके, द फुल नेम इज द प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएंसेफेलाइटिस, पैम इसको कहते हैं। इसका जो वायरस का साइंटिफिक नेम है नेग्लेरिया फ्लोरे, ये है, एंड इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा आम जनता के भाषा में बोलते हैं। ओके, दिस वाज मेनली फाउंड इनटू द वार्म फ्रेश वाटर्स, लेक, पॉन्ड, रिवर्स, पोअरली मेंटेन स्विमिंग पूल, कहीं पे भी हो सकता था। इसमें जो दवा कोई प्रॉपर नहीं है, जो दवा दे रहे थे वो दवा हम दे रहे थे एजिथ्रोमाइसिन एंड एम्फोटेरिसिन बी, ये हम दे रहे थे। मैक्सिमम जो केसेस है वो केरला में ही पाए गए हैं, कहीं और नहीं पाए गए। ओके, so this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. पॉलिटी की क्लास अभी 15 मिनट बाद ही स्टार्ट